Okay, class, enough. We'll be studying the chapter inheritance today. What do you अच्छा नहीं, before we go to the chapter inheritance, मुझे एक बात बताओ, ये भाई जी सुन लें, आपसे मैंने कहा था कि जब आप लोगों का टेस्ट होगा तो जो ग्रुप घर पे बैठा हुआ है वो भी सुन ले. I told you that you will be actually क्या होगा कि एक ऑफिशियल चीजें ऑनलाइन में जो है वो ले लेती हूँ. अच्छा जी, द टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे इज इनहेरिटेंस. एक मिनट में देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है. हाँ रिकॉर्ड हो रहा है. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इनहेरिटेंस? वाओ, तो इनहेरिट की का क्या मतलब हुआ? जो चीज, समथिंग दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, लाइवा स्टॉप टॉकिंग. समथिंग दैट इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज एक्चुअली इनहेरिटेंस. ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है? समथिंग दैट इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. बातें नहीं करें, ठीक है, ये बहुत ज्यादा समझने वाला टॉपिक है. रोमेसा यहाँ आगे आके बैठो. हाँ, मैं इनको आइंदा बॉक्स लिया, मुझे पहले बताना, मैं इनको क्लास से बाहर निकाल लूंगी. तुम यहाँ बैठो. कॉपी कहाँ है? वो भी लेके आगे आओ. शाबाश, जल्दी से, टाइम नहीं है. आ जाए रुमेसा, वी आर वेटिंग. थैंक यू. Okay, so inheritance means characters that are passed from the parent to the offspring. बेटा, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हम अपने मम्मा से या बाबा से रिजेंबल कर रहे होते हैं, है कि नहीं है? कुछ चीजें हमारी अम्मी पे चली जाती हैं, कुछ चीजें हमारे अब्बू पे चली जाती हैं. देयर इज सम रिजेंबलेंस एंड दैट is actually what we have inherited from our parents. यानी अगर मेरे बाल मेरी अम्मी की तरह के हैं तो I've inherited my hair texture and my hair color from my mother. अगर मेरी जो है स्किन टोन मेरे फादर की तरह का है तो that is something I have inherited from my father. समझ में आ रही है? तो this is basically what is inheritance. Now, before we go into the details, we need to be aware of certain terms. उनकी definitions आनी चाहिए, उनको हमें अच्छे से समझना चाहिए कि ये actually किन बलाओं का नाम है जिनको हम बार बार इस चैप्टर में लेंगे. ठीक है, जब हम उन टर्म्स की डेफिनेशन समझ लेंगे, लिख लेंगे, तो हम एक्चुअली इनहेरिटेंस का पूरा प्रोसीजर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चलता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, उसको हम एक्चुअली समझ सकें. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म व्हिच इज नोन एज द chromosome. What is a chromosome? I'm sure you guys are aware. ये मास्क नीचे करके बोलो ताकि मुझे आवाज आए, वैसे ही पंखा चल रहा है. What is a chromosome? मैं अभी मास्क लगा के बोलूंगी ना, मेरी भी आवाज नहीं आएगी तुम लोगों को. How do you define a chromosome? पढ़ाया हुआ है मैंने पहले चैप्टर में. क्रोमोसोम क्या है? The unit of inheritance.
What is a chromosome? It is a condensed form of DNA. It is the unit of inheritance. दोनों लिखो, तुम्हें कौन सा एक लिखने पे एक याद रह जाएगा, जो याद हो वो लिख देना. Chromosome is the unit of inheritance, or you may say it is the condensed form of DNA. It is the condensed form of DNA that carries all the information of a living organism. यानी यूं समझो हमारी बॉडी का यूजर मैन्यूल है. समझ रहे हो? कोई भी हम अप्लायंस खरीदते हैं या डिवाइस खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ एक यूजर मैन्यूल आता है. पढ़ने वाले पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाले उसको कागज का टुकड़ा उठा के फेंक देते हैं और सिर्फ वारंटी कार्ड संभाल के रख लेते हैं. ठीक है, तो एक यूजर मैन्युअल नाम की चीज आती है हर अप्लायंस में, जिसमें उस सर्टेन डिवाइस की सारी लेबलिंग भी हुई होती है. ठीक है, रिमोट के बटन्स की भी लेबलिंग हुई होती है. सही है, कहाँ आउटलेट लगाना है, कहाँ इनलेट लगाना है, किस चीज का क्या काम है, किस चीज को कैसे ऑपरेट करना है कि नहीं है. तो यूं समझो कि ये जो क्रोमोसोम है ना, ये हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का यूजर मैन्युअल है. उसके अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन इनकोडेड है कि कौन सी प्रोटीन बननी है, कौन सा एंजाइम बनना है, कौन से एंजाइम ने क्या काम करना है, इस बंदे के बालों का रंग क्या होना है, बालों का टेक्सचर का कलर क्या होना है, स्किन का टोन क्या होना है, हाइट क्या होना है, मोटा होना है, पतला होना है, लंबा होना है, चौड़ा होना है, फिंगर नेल्स का टेक्सचर कैसे होना है. ठीक है, मतलब इस हर चीज एवरीथिंग, उसका जेंडर क्या होना है. ठीक है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म फास्ट होना है या स्लो होना है. मेटाबॉलिज्म फास्ट जिन लोगों का वो होता है जो खाना कितना भी खाएं वो मोटे नहीं होते. स्लो मेटाबॉलिज्म वाले वो होते हैं जो खाना सूंघते भी हैं और मोटे हो जाते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे इनकोडेड है? हमारे क्रोमोसोम्स में. और हमें ये भी पता है कि क्रोमोसोम्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नंबर होता है. आपको ये बात भी मैंने पिछले साल बताई थी. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो एक्चुअली उसकी आइडेंटिफाई करता है स्पीशी को. ह्यूमंस का मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा, कितना होता है? 46. ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर क्या है? 46. उसके अलावा मैंने चंद एक आपको ऐसी और बताए थे एग्जाम्पल देने के लिए, लेकिन वो आपको याद नहीं करने थे. याद आपको किसका करना है? सिर्फ ह्यूमंस का. अगर किसी ह्यूमन का 45 क्रोमोसोम नंबर होगा तो वो जाइगोट डेवलप नहीं कर पाएगा. अगर किसी ह्यूमन का 47 क्रोमोसोम नंबर होगा तो उसे डाउन सिंड्रोम नाम की एक जेनेटिक बीमारी हो जाएगी, जिसमें वो बंदा तो बड़ा हो रहा होता है, उसका दिमाग बड़ा नहीं होता. हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डाउन सिंड्रोम. ठीक है, उसका दिमाग बच्चे का ही रहता है, इन्फेंट का, इनफैक्ट बच्चे का भी नहीं, इन्फेंट का. जब वो 5 साल का होगा तो वो उसका दिमाग जो है 1 साल के बच्चे का होगा. साइज में क्या, उसकी डेवलपमेंट ही नहीं होती. वो जो कॉम्प्रीहेंडिंग पावर्स होती है ना, वो डेवलप नहीं हो पाती उस बच्चे. 25 साल 30 साल की उम्र में जाके उसका 5 साल 6 साल के बच्चे का दिमाग हो पाता है. डाउन सिंड्रोम के साथ मसला ये है. और ये भी उस सिनेरियो में कि उसको एक प्रॉपर ट्यूटर मिले,
एक प्रॉपर उसकी ट्यूटरिंग, मतलब उसकी पढ़ाई या सिखाई उस तरह से हो, इतना पेशेंट वाला टीचर मिले जो उसको इतने उससे ट्रेन कर सके। समझ में आ रहा है? तो अगर 46 से 45 होगा तो वो डेवलप ही नहीं होगा, और 46 से 47 होगा तो बीमारी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो क्यों इंपॉर्टेंट है आपका क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्ट होना। सही। अगली टर्म जो हम करेंगे दैट इज फुल फॉर्म आनी चाहिए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी करते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी, दोनों सही है। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखी है न्यूक्लिक एसिड की मैंने, EIC। DNA stands for deoxyribose nucleic acid. The structure has a double helix shape. It is made up of two strands, STRANDS strands. One comes from the father, paternal strand, and the other comes from the mother, maternal strand. अब जरा सा हम ड्राइंग पे आते हैं। इसी तरह का डीएनए का शेप देखा है? इसी तरह का डीएनए देखा है आप लोगों ने फिल्मों में, किताबों के कवरों पे, और कहाँ देखेंगे आप लोग, है कि नहीं है? सही है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? डबल हीलिक्स। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? डबल हीलिक्स शेप कहते हैं। ठीक है, इसमें एक ब्लू कलर की स्ट्रैंड है, एक रेड कलर की स्ट्रैंड है, आपको नजर आ रही है? इनमें से कोई भी एक स्ट्रैंड जो है वो फादर से आ सकती है, और कोई भी एक स्ट्रैंड मदर से आ सकती है। आपको याद है कि हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं गैमीट्स, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हमारे जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कैसे, वो गैमीट्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉइड होने के बाद वो क्या बना लेते हैं? इस तरह का शेप बना लेते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा जी। हाँ जी, व्हाट इज जीन? ये वर्ड भी सुना तो होगा। अब तीनों में फर्क होना चाहिए ना, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, काम सब एक ही कर रहे हैं, फर्क तो कोई ना कोई होना चाहिए। सोचा ही नहीं था आज तक कि जीन और डीएनए में भी फर्क होगा। क्या खानदान ज्यादा होगा तो जीन ज्यादा होंगी? पौधों में क्या करेंगे फिर? पौधों में भी जीन होती है।
उनके भी खानदान, तो डीएनए कहाँ से आया? माँ बाप खानदान का हिस्सा नहीं है? इन सब के जरासीम अपने अंदर ना ही लो तो बेहतर रहता है, सिर्फ अम्मा अब्बा के ले लो। जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? Gene is a segment of DNA that codes for or carries information for a single character in an organism. क्या समझ में आ रहा है इससे? सेगमेंट फॉर्म में थोड़ी थोड़ी। देखो, धागे की रील देखी है सबने? धागे की रील देखी होगी ना सबने? धागा भी देखा होगा सबने। एक मैं नजर आ रही हूँ तुम लोगों को, तो मुझे बताना जरा, ताकि मैं इन बच्चों को एक्सप्लेन करूं। होपफुली यू गाइस कैन सी मी। अच्छा देखो, धागे की रील धागे पे यूं लिपटी हुई होती है, धागा धागे की रील पे लिपटा हुआ होता है, ठीक है? और धागे को कभी तुमने गौर से देखा होगा तो उसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो आपस में यूं इंटरमिंगल्ड होते हैं, सही है? अच्छा, मेरी नजर में जो धागे की रील है वो क्या है? क्रोमोसोम है। वो क्या है? क्रोमोसोम है। जो धागे की रील है वो क्या है? क्रोमोसोम है। धागे की रील पे क्या लिपटा हुआ है? धागा। धागे का कंडेंस फॉर्म है, तो धागा मैंने खोला तो वो क्या बन गया? डीएनए। डीएनए में दो स्ट्रैंड्स घूमे हुए, अगर गौर से देखोगे धागे को लेके तो उसमें भी दो पतले पतले फाइबर्स आपस में ट्विस्ट हुए हुए होते हैं, सही है? लड़कियों को ज्यादा पता होगा अगर सुई धागा डालती होंगी, जिस वक्त वो खुल जाते हैं तो एक मुश्किल हो जाती है सुई में धागा डालना, ठीक है? तो क्या होगा? वो क्या है? धागा क्या है? डीएनए। और अगर मैं उस धागे के छोटे छोटे टुकड़े कैंची से काट लूं तो हर टुकड़ा क्या बन गया? जीन। हर टुकड़ा क्या बन गया? जीन। समझ में आ रही है बात? मेरे पास एक रील है, रील क्या है? डीएनए। डीएनए के ऊपर जो धागा लिपटा धागा है वो क्या है? डीएनए है। रील क्या है? क्रोमोसोम है। धागा क्या है? डीएनए है। और धागे के अगर मैं पार्ट्स काट लूं तो वो क्या बन जाएगा? जीन। इसको मैं एक और तरह से समझाती हूँ। मेरे पास एक वर्ड्स का पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ इज मेड अप ऑफ sentences. Paragraph is made up of and sentences is made up of. पैराग्राफ क्या हुआ? सेंटेंसेस क्या हुए? और वर्ड्स क्या हुए? अब समझ में आ रहा है? हाँ, अल्फाबेट्स भी बताऊं? पढ़ना है? मैं वो भी पढ़ा सकती हूँ। अल्फाबेट्स जो हैं वो जीन के नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ठीक है? जवाब मेरे पास इसका भी है, ये देखो, अल्फाबेट्स क्या है? जीन के नाइट्रोजनस बेसेस है। नजर आ रहे हैं? अल्फाबेट्स यहाँ पे थोड़ा सा फोकस होगा, अभी खुल जाएंगे। तो वो जीन के नाइट्रोजनस बेसेस हैं जिसमें कोडिंग की जाती है हमारी बॉडी की। वो लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना, जीरोस एंड वंस में बाइनरी कहते हैं। पूरा सॉफ्टवेयर एक जमाने में उसमें लिखा जाता था, अब तो खैर
मॉडिफिकेशन आ गई है, ठीक है। लेकिन इसी तरह हमारी बॉडी की जो लैंग्वेज है ना, वो ये नाइट्रोजनस बेस पेयर्स में ये अल्फाबेट से, यार ये बहुत गंदी तस्वीर आ रही है, ठहरो, लोड ही नहीं हुआ पिक्चर, ये यहाँ अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं उसके अंदर है, मैं बता दूं, एक मिनट ठहरो, क्यों यार, एक तो तुम लोग की स्क्रीन ही इतनी काली है। ये आ रहा है नजर, ये देखो, ये क्रोमोसोम है, कंडेंस फॉर्म, ठीक है। कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को अनवाइंड किया तो हमारा क्या खुल गया, डीएनए, और एक डीएनए का जो सेगमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, जीन। इन्होंने सिनेरियो में ये पिंक वाला हाईलाइट किया हुआ है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। और इस जीन के अंदर मजीद हम जाएंगे तो फिर वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, 4 बेसिस होते हैं, ठीक है, जिनमें हमारी पूरी कोडिंग की हुई होती है, एडेनोसिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये याद करने की जरूरत हरगिज नहीं है क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता हो, ठीक है। मुझे पता है याद भी नहीं रहेगा, खैर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सही समझ में आ गया जीन तक क्या है, ठीक है। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स और कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। क्या मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर बताइए। आई कांट हियर यू, ये पंखा जो है ना, ये बंद करूंगी तो मुझे गर्मी लगेगी और खोलती हूँ तो आवाज नहीं आती, तो जरा जोर से बोलो, जैसे मैं जोर से। आइस क्या, आइस क्या, आइस का शेप, आइस का कलर, आइस का टेक्सचर तो नहीं कहेंगे, आइस का विजन, क्या कलर, कलर अलग जीन पे है, शेप अलग जीन पे है, ठीक है। कलर अलग जीन है, आई कलर सेपरेट जीन, आई शेप सेपरेट जीन, आई का विजन सेपरेट जीन, सही है। सिर्फ आई को कंट्रोल करने के लिए 3 जीन्स हैं यहाँ पे, समझ में आ रही है बात। इसी तरह का हेयर आ रहा है, हेयर का कलर अलग जीन, हेयर की थिकनेस अलग जीन, हेयर की लेंथ किस हद तक ग्रो हो सकती है या ग्रोथ कह लो, हेयर की ग्रोथ, थिक ग्रोथ है, थिन ग्रोथ है, अलग जीन, हेयर का टेक्सचर अलग जीन, यानी हाँ, जीन के अंदर नाइट्रोजनस बेस हैं जो इसकी इंफॉर्मेशन कोड करेंगे। भाई टेक्सचर क्या होगा, सिल्की हेयर होंगे, कर्ली हेयर होंगे, वेवी हेयर होंगे। कलर क्या होगा, ब्लॉन्ड होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा। थिकनेस क्या होगी हेयर की, मोटा बाल होगा, पतला बाल होगा। ग्रोथ कैसी होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, पतली कम ग्रोथ होगी। कितनी सारी चीजें रिलेटेड जस्ट टू द हेयर ग्रोथ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अलग 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 जीन्स में इनकोडेड है, एक ही जीन में सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। हेयर, हेयर के नाम की जीन है, अब इसमें हेयर शुरू हेयर खत्म, ऐसा नहीं होता, रूम ऐसा सीधा बैठो, समझ में आ रही है बात। तो दैट इज बेसिकली व्हाट इज अ जीन, इट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, अ स्पेसिफिक थिंग, सही। अगला, एलील, ए एल डबल, नहीं स्पेलिंग देखो क्या, मैंने ए डबल एल ई एल है, क्या है स्पेलिंग एलील की, ए डबल एल ई एल ई, वो एस छोड़ दो, वो प्लूरल है। एलील, एलील इज अ contrasting pair of genes,
allele is a contrasting pair of gene. अच्छा, थोड़ा सा ड्राइंग पे आते हैं. सपोज यहां से यहां तक एक जीन है, यहां से यहां तक एक जीन है, और ये जीन है आपकी सपोज हेयर कलर की. और सपोज ये अब्बा से आई है ब्लैक हेयर कलर की. तो इसी तरह इसके सामने वाले हिस्से में जो मम्मा से आई है वो भी हेयर कलर की जीन होगी. अब चाहे वो ब्लैक हो या ब्राउन हो, लेकिन क्योंकि वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से आई है, यानी मम्मा से आई है, ठीक है, तो ये पेयर क्या कहलाएगा आपस में? एलील. यानी यहाँ पे सपोज ये है, चलो अभी सिंपल रखते हैं, यहाँ पे ये आ गई ब्राउन हेयर कलर, ठीक है. तो यहाँ पे ये ब्राउन हेयर कलर की जीन है, यहाँ पे ये ब्लैक हेयर कलर की जीन है. हाँ, बहुत ही जल्दी है, बहुत जल्दी है. और मतलब 17 साल हो गए यही सवाल आता है जब मैं एलील पढ़ाती हूँ, कलर क्या बनेगा आखिर में. भाई पढ़ाऊंगी, सबर, ठीक है. तो एक तरफ से ब्लैक कलर आ रहा है, एक तरफ से ब्राउन कलर आ रहा है, तो इसको आपस में क्या कहेंगे? एलील. क्या कहेंगे? एलील. अब आ जाओ, डिपेंड करता है मेल में कितने हैं और फीमेल के में कितने हैं. अगर मेल के पास ब्लैक और ब्राउन दोनों होगा तो ब्लैक और ब्राउन दोनों आ जाएगा. फीमेल के पास सिर्फ ब्लैक, हाँ, तो अब्बा गंजे होंगे तो गंजे के पने की जीन आएगी, बॉल्डनेस की जीन आ जाती है, बशर्ते वो जेनेटिकली गंजे हो. क्या? लेकिन जीन तो हर जगह से आएगी ना. ग्रोथ हेयर सेल्स की, हेड की अलग हाईलाइटेड होंगी. जब बॉल्डनेस की जीन होगी तो बॉल्ड हर जगह से होगा. बालों की ग्रोथ कमी होगी, उसमें बॉल्डनेस नहीं होता, बालों की ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ की जीन. जी मासूमा, यू रेज योर हैंड. जी मिस. बेटा कैन आई प्लीज हियर व्हाट शी इज सेइंग? मासूमा कुछ कह रही हैं आप? तो मिस आपको आवाज आ रही है? बेटा ये पंखा बंद कर दो अब. मेरा नहीं बंद हुआ, उनका बंद हुआ नहीं है. शुक्रिया. जी मासूमा आप बोले. जी मिस आपको आवाज आ रही है मेरी? एक स्पीकर उठा दो इधर, दोनों ही उठा. जी मासूमा बोले या फिर टाइप कर दे, आई कांट हियर यू. Okay, what is a dominant gene? Masuma, please type your question. I can't hear you, बेटा. नहीं है चैट में कुछ भी, जब आती है तो ये ऑरेंज कलर होता है. अच्छा जी, दो चीजें होती हैं, डोमिनेंट जीन What do you understand by dominant and recessive? डोमिनेंट का क्या मतलब है? जीन के कैरेक्टर्स पढ़ा रही हूँ, सीधे बैठिए. डोमिनेंट क्या होगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डोमिनेंट? समथिंग दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो जरा नजर आने वाला हो, बोलने वाला हो, है कि नहीं है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे.
रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करे। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि एक तरफ से ब्लैक हेयर आएंगे और एक तरफ से ब्राउन हेयर आएंगे, तो इनमें डेफिनेटली एक जीन जो होगी वो डोमिनेंट होगी और एक जीन जो है वो क्या होगी, रिसेसिव होगी। इन दोनों में से जो जीन अपने आप को फिजिकल अपीयरेंस में दिखाएगी, ये कुदरती है, रैंडम है अल्लाह ताला की तरफ से, जो जीन अपने आप को फिजिकल अपीयरेंस पे शो करवाएगी वो डोमिनेंट जीन होगी, और जो अपने आप को फिजिकल अपीयरेंस पे शो नहीं करवाएगी वो क्या होगी, रिसेसिव जीन। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं जरा 2 टर्म्स और भूल गई हूं, वो पढ़ा दूं। जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी चाहे वो रिसेसिव जीन हो या डोमिनेंट जीन हो, ठीक है, दोनों की दोनों आपके जीनोटाइप में प्रेजेंट हैं। लेकिन उन जीन्स में से जो फिजिकल अपीयरेंस पे अपीयर हो जाती है वो क्या होगी, डोमिनेंट जीन होगी, और जो फिजिकल अपीयरेंस पे यानी फिनोटाइप पे अपीयर नहीं होगी बट इट विल बी पार्ट ऑफ द जीनोटाइप, वो क्या होगी, रिसेसिव जीन। समझ में आ रही है बात? देखो, मेरे यही एग्जाम्पल करते हैं, मेरे अब्बू से मेरे पास ब्लैक हेयर आए जीन, मेरी मम्मा से ब्राउन हेयर की जीन्स आई। अब इन ब्लैक हेयर और ब्राउन हेयर की जीन्स ने मिला के मेरा जीनोटाइप बना दिया है, मेरा जेनेटिक मेकअप बना दिया है, मेरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोड कर दी है। लेकिन जब मैं पैदा हुई और मैं बड़ी हुई तो मेरे सर पे ब्राउन हेयर आए। तो ऐसा नहीं है कि आधे ब्लैक आए आधे ब्राउन आए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, मेरे सर पे क्या आए, ब्राउन हेयर आए। तो यानी ब्राउन हेयर की जो जीन थी वो कैसी जीन थी, डोमिनेंट जीन, इसलिए उसने मेरे फिनोटाइप पे यानी फिजिकल अपीयरेंस में एक्सप्रेस कर लिया, अपने आप को नजर आने लगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास ब्लैक हेयर की जीन नहीं है, मेरे पास ब्लैक हेयर की जीन है, लेकिन क्योंकि वो रिसेसिव है, डोरमेंट है, वो मेरे जीनोटाइप का हिस्सा है। I will not use it on my phenotype, मतलब I will क्या not use it, it will not express itself। इस तरह हमारी बॉडीज में बहुत सारी जीन्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम, तुमने देखा होगा कि कुछ बहन भाई होते हैं जो अम्मी की तरह ज्यादा दिखते हैं और कुछ बहन भाई होते हैं जो अब्बू की तरह ज्यादा दिखते हैं। रुमैसा, ठीक है, सीधा बैठो, ठीक है। अब जो कैरेक्टर्स अम्मी बहन भाइयों में अम्मी वाले ज्यादा होंगे तो उनमें वो अम्मी के कैरेक्टर्स डोमिनेंट हो गए, इसलिए वो अम्मी से ज्यादा रिजेंबल कर रहे हैं। जिन लोगों में अब्बू के कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं उनमें अब्बू के कैरेक्टर्स डोमिनेंट हो गए फिनोटाइप में। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बॉडी में अम्मी या अब्बू के कैरेक्टर्स वाइस वर्सा नहीं है, होंगे उनके बॉडी का पार्ट, उनके डीएनए का पार्ट, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिजिकली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया।
मुझसे पूछो, आपस में दोनों डिस्कशन नहीं करो, लाइबा और एंजेला। जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो क्योंकि अब जैसे जब मैं रिप्रोड्यूस करूंगी तो मेरी बॉडी में ब्लैक जीन भी है और ब्राउन जीन भी है, तो मेरे जब गैमीट्स बनेंगे तो उसमें ब्राउन का जीन भी जाएगा और ब्लैक का जीन भी जाएगा। अब ये डिपेंड करता है मेरे स्पाउस के जीन्स पे कि उसके पास से जो जीन्स आ रहे हैं वो मेरे जीन्स के साथ मिला के कौन से को डोमिनेंट बनाते हैं और कौन से को रिसेसिव बनाते हैं। समझ में आई? अभी हम पढ़ेंगे ये भी, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन डिटरमाइन किया जाता है ऑफस्प्रिंग्स का। हमें ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे पता करना होता है और कैसे लिखते हैं, बाकायदा 5 मार्क का सवाल आता है चार्ट बनाने का इस पे, तो अभी हम ये करेंगे। ये अगेन सिर्फ मेरे जीन्स तक डिटरमाइन नहीं होगा क्योंकि मैं इकलौती फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकती, उसमें जो स्पाउस होगा उसके भी जीन्स शामिल होंगे। समझ में आ रहा है? तो वो स्पाउस के जीन्स कितने डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, कौन से, ये प्रोबेबिलिटी रेशियोज करेंगे अभी हम। यहाँ पे हम एक्चुअली प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी रेशियोज डिटरमाइन करेंगे कि ऑफस्प्रिंग में क्या जीनोटाइप और क्या फिनोटाइप आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंट रहो, इसीलिए पहले हम बेसिक्स कर रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा जी, चैट आ गई है। क्या सवाल है? मिस ये सारे जीन्स तो फिर फिजिकल अपीयरेंस के लिए हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने अभी आपको मासूमा समझाया है कि ये डिपेंड करता है डोमिनेंट और रिसेसिव जीन पे। अगर जीन डोमिनेंट होगा तो डोमिनेंट के हिसाब से आएगा, रिसेसिव होगा तो वो बॉडी में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अगर उसके साथ डोमिनेंट हो। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। आखिरी 2 टर्म्स पढ़ेंगे अब। होमोजाइगस एलील और हेट्रोजाइगस एलील। होमोजाइगस एलील का मतलब है कि अगर मम्मा से भी ब्लैक हेयर की जीन आई, ब्लैक कलर की जीन आ रही है, हेयर कलर, और बाबा से भी ब्लैक कलर की हेयर कलर की जीन आ रही है, तो दोनों जीन सेम हो गई। दोनों जीन सेम हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। यानी मम्मा से भी ब्लैक हेयर कलर की जीन आई और बाबा से भी ब्लैक हेयर कलर की जीन आई, तो दोनों जीन सेम हो गई, ऐसी एलील को हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। लेकिन अगर मम्मा से ब्लैक कलर की आ रही है और बाबा से ब्राउन कलर की आ रही है तो दोनों चेंज है, तो इसको क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है ये तो। अगर दोनों से सेम जीन्स आ रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और दोनों से सेपरेट जीन्स आ रही हैं तो उसे क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े।
अब थोड़ा सा हम ना कैरेक्टर्स को लिखने का लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हम एक्चुअली कैरेक्टर्स को लिखने का, अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने का, मतलब ये लॉजिक्स एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल में जो क्या कहते हैं, गोल्ड का सिंबल है वो क्या है, Ag, लेकिन कार्बन का सिंबल C है, तो गोल्ड का G क्यों नहीं रखा? कोई लॉजिक दी है ना, उसके लैटिन नेम जो है उसके ऊपर उन्होंने उसका Ag सिंबल कर दिया है कि नहीं है। इसी तरह जब हम जीनोटाइप और फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स खासकर लिखते हैं तो हम सिंबल्स के तौर पे लिखते हैं। तो वो सिंबल्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे और किस तरह से लिखेंगे वो मैं लॉजिक्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमें ये पता है कि हमारे पास दो जीन होते हैं, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, सही है। ये बात याद रखना कि जो डोमिनेंट जीन होगा हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से लिखेंगे और जो रिसेसिव जीन होगा वो स्मॉल अल्फाबेट से लिखेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, द डोमिनेंट जीन will be written by a capital alphabet and the recessive gene will be written by a small alphabet. सही है, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अल्फाबेट की सिलेक्शन कैसे करेंगे हम? कौन सा अल्फाबेट लेंगे अगर हमें जीन को रिप्रेजेंट करना है अल्फाबेट के फॉर्म? जो हमारा डोमिनेंट जीन का कैरेक्टर होगा, जो भी हमारा डोमिनेंट जीन का कैरेक्टर होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट हम ले लेंगे। जैसे अगर मेरे पास फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं, चलो, या फ्लावर कलर छोड़ो, एनिमल्स में बात करते हैं, पौधे जरा समझना मुश्किल होता है तुम लोगों के लिए, ठीक है। हम रैबिट फर की बात कर रहे हैं, रैबिट का जो स्किन है, फर जो होता है, उसके कलर की बात कर रहे हैं। सपोज मेरे पास एक रैबिट्स हैं ब्लैक कलर के और दूसरे रैबिट्स हैं व्हाइट कलर। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। ये इंफॉर्मेशन कि कौन सा जीन डोमिनेंट है और कौन सा जीन रिसेसिव है, ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि ब्लैक इज डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव। तो मुझे ये पता है कि डोमिनेंट में कैपिटल अल्फाबेट यूज करूंगी और रिसेसिव में मैं स्मॉल अल्फाबेट यूज करूंगी। यहां तक तो हम क्लियर थे। और अल्फाबेट कौन से वर्ड का यूज करूंगी? डोमिनेंट कैरेक्टर का। किसका यूज करूंगी? डोमिनेंट, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर। यानी ब्लैक विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी एंड व्हाइट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी। समझ में आ रहा है? Black will be represented by capital B and white will be represented by small b. इसी को मैं वाइस वर्सा कर लूं अगर, सपोज मुझे सवाल में ये नहीं दिया हुआ, सवाल में मुझे दिया हुआ है सपोज मुझे सवाल में दिया हुआ है कि ब्लैक इज recessive and white is dominant। अब बताओ मैं क्या लिखूंगी? ब्लैक को मैं रिप्रेजेंट करूंगी स्मॉल w से और व्हाइट को मैं रिप्रेजेंट करूंगी कैपिटल W। समझ में आ गई सबको बात? किस तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है जीन्स की? पहले तो हमें मालूम, और हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, बता दिया जाएगा। अगर लिखा नहीं जाएगा स्पेसिफिकली डोमिनेंट या रिसेसिव तो कैपिटल अल्फाबेट इस तरह से दिया जाएगा, देखो इस तरह से, व्हाइट कैपिटल W, ब्लैक स्मॉल w।
अगर डोमिनेंट रिसेसिव नहीं लिखा हुआ तो तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो इनमें से कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, इसमें कौन सा रिसेसिव है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि जो कैपिटल अल्फाबेट में लिखा हुआ होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा और जो स्मॉल अल्फाबेट में लिखा हुआ होगा वो रिसेसिव ट्रेट होगा। तो अब तुम लोगों को डोमिनेंट और रिसेसिव के स्पेसिफिक वर्ड्स लिखवाने की जरूरत क्वेश्चन में नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है इनिशियल, ये आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। सही हो गई? क्लियर? एनी क्वेश्चन क्लियर? नो। चल अब हम छलांग लगा रहे हैं यहाँ ऊपर की तरफ वापस। होमोजाइगस एलील, एलील में पेयर होता है, यस या नो? और सेम होना चाहिए। तो अगर मैं नीचे वाली एग्जाम्पल की बात करूं तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, है कि नहीं है? एक अम्मा से आई, एक अब्बा से आई, एक अम्मा से आई या एक अब्बा से आई, लेकिन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। यानी इस बच्चे में वाइट अब्बा से भी आए, वाइट अम्मा से भी आए, दोनों डोमिनेंट आ गए। क्या हुआ? आ सकते हैं दोनों पेरेंट से। अगर दोनों पेरेंट के पास वाइट का ही जीन होगा तो दोनों डोमिनेंट का ही आएगा ना। दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं। अगर दोनों के पास ब्लैक का जीन होगा तो दोनों के पास ब्लैक आएगा, है कि नहीं है? बोलो बोलो, इसीलिए समझा रही हूँ। ये अम्मा से आया, आया, ये अब्बा से आया, ठीक है? ये अम्मा से आया, ये अब्बा से आया। अगर ये कैपिटल डब्ल्यू है तो ये भी तो कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है। यानी फादर से भी वाइट का जीन आया और मदर से भी वाइट का जीन आया, तो अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं बन जाएगा? डिप्लॉयड होता है ना, ये तो हम सिर्फ अल्फाबेट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अब जब हम जीनोटाइप लिखेंगे तो जीनोटाइप किसी ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप डिप्लॉयड होगा ना। अगर गैमीट का लिखेंगे तो हैप्लॉयड होगा, एक लिखेंगे, और ऑफस्प्रिंग का लिखेंगे तो डिप्लॉयड लिखेंगे, डबल होगा। हैप्लॉयड डिप्लॉयड याद है? एंजेला याद है? वो है। समझ में आया? तो होमोजाइगस का मतलब है कि दोनों से या तो व्हाइट के आए जीन या फिर दोनों पेरेंट्स से ब्लैक के आए, कोई भी एक हो सकता है। स्मॉल तो रिसेसिव का कैरेक्टर है। अगर रिसेसिव वाइट होगा तो फिर कैपिटल बी होगा। क्योंकि नीचे हमने क्या लिया हुआ है, हमने नीचे की एग्जांपल फॉलो कर रहे हैं। स्मॉल अल्फाबेट रिसेसिव के लिए यूज होता है, कैपिटल अल्फाबेट डोमिनेंट के लिए यूज होगा, स्मॉल अल्फाबेट रिसेसिव के लिए यूज होगा। सही है? इसके पास दोनों जीन्स व्हाइट की हैं तो क्या कलर आएगा? इसके पास दोनों जीन किसकी है तो फिर क्या आएगा? लेकिन जीन का नेचर रिसेसिव है, नेचर ऑफ द जीन इज रिसेसिव, यानी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा जब वो डोमिनेंट जीन के साथ होगा। अभी बता रही हूँ, सबर करो। पंखे के नीचे बिठाया है मैंने तुम्हें। ये पढ़ ले गर्मी सर्दी।
नहीं, 10 मिनट कहाँ रह गए, 1 बजे पीरियड खत्म होगा। अच्छा ये पढ़ लो, हेट्रोजाइगस पे छोड़ दूंगी। अच्छा हेट्रोजाइगस में क्या होगा सुन लो। हेट्रोजाइगस का मतलब है मदर से ब्लैक का जीन आया, फादर से व्हाइट का जीन आया, तो जब डिप्लॉयड होगा तो कैसा बन जाएगा? फिनोटिपिकली क्या एक्सप्रेस होगा? फिनोटिपिकली क्या एक्सप्रेस होगा, व्हाइट या ब्लैक? व्हाइट, क्योंकि व्हाइट डोमिनेंट है, बिल्कुल सही, क्योंकि व्हाइट डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस होगा यहाँ। समझ में आया? ठीक है। होमोजाइगस का मतलब दोनों जीन सेम है, चाहे वो कैपिटल डब्ल्यू हो या फिर स्मॉल डब्ल्यू। और हेट्रोजाइगस का मतलब है एक कैपिटल एक स्मॉल। ये बात याद रखिएगा कि हमेशा डोमिनेंट जीन पहले लिखा जाएगा फिर रिसेसिव जीन लिखा जाएगा। ये बात भी याद रखने वाली है कि कैपिटल अल्फाबेट हमेशा पहले लिखा जाएगा और स्मॉल अल्फाबेट हमेशा बाद में लिखा जाएगा। एनी क्वेश्चन क्लियर घर वालों? दैट इज ऑल फॉर टुडे। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नो क्वेश्चंस? एड मैथ्स है ना आपका आज? चलो फिर दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल बी सीइंग ऑल ऑफ यू टुमारो इंशाल्लाह।